बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया है। कांग्रेस के बागी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के 6 बागी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। 3 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी में शामिल हुए। गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं चलाई, चाहे वो 4 करोड़ पक्के मकान हो, 12 करोड़ शौचालय हो, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर हो, या फिर 13 करोड़ घरों को नल से जल देने की बात हो, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में देने की हो, या 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज पहले भी दिया, आगे भी मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी पर ही आज देश विश्वास करता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सबके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को और बल मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में हम और सशक्त होंगे। जिन वायदों को करके पिछली सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी थी, वो वायदे उतने ही झूठे थे जितने वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में थे। और आपने उन चुनावों में भी देखा, लोग पूछते थे कहां गई कांग्रेस की गारंटी। गारंटी वहां फेल होने के 5 साल के बाद अवसर मिला था, यहां 1.25 साल के बाद अवसर मिल गया है। और 1.25 साल में जब चुनाव आया राज्यसभा का, तो जनता का गुस्सा इन 6 विधायकों के रूप में भी देखने को मिला कि क्या आक्रोश जनता में है अपनी ही चुनी हुई सरकार के प्रति। और इन 6 विधायकों ने उस समय राज्यसभा के चुनाव में श्रीमान हर्ष महाजन जी को चुनने का कार्य भी किया। आज मैं ज्यादा लंबी बात ना करते हुए इतना ही कहूंगा कि आपने अनेक राज्यों में देखा है कि बड़ी तादाद में लोग अन्य दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये भी चाहते हैं कि मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प रखा है, उस विकसित भारत में इनका भी योगदान हो। हम सबका भी यही है कि जितना बड़ा हमारा भारतीय जनता पार्टी का परिवार होगा, उतनी ताकत के साथ हम जनता की सेवा कर पाएंगे। और हिमाचल प्रदेश को तो मोदी जी ने अपना दूसरा घर माना है, कोई कमी कहीं नहीं छोड़ी। जो वर्षों से अटल टनल का काम बंद था, वो भी मोदी जी ने पूरा करवाया। यहां तक कि छोटे से राज्यों को एम्स, पीजीआई, कई मेडिकल कॉलेज दिलाए, आईआईएम दिलाया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी, और कम से कम 50,000 करोड़ की तो केवल सड़कें ही दी हैं। रेल का नाम हिमाचल प्रदेश में था ही नहीं। ये ऊना से लेकर दौलतपुर चौक की रेलवे लाइन का भी काम पूरा कराया, इलेक्ट्रिफिकेशन कराया। वंदे भारत एक्सप्रेस जो देश की चौथी चली तो हिमाचल प्रदेश से चली। बिलासपुर की रेलवे लाइन का काम तेजी से चला है, चारों ओर 4 लेन हाईवे बन रहे हैं। तो जब इतना विकास और गरीब कल्याण के काम लोग देखते हैं, तो निश्चित तौर पर मोदी सरकार की नीतियों में विश्वास और बढ़ता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस विश्वास को लेके ये सब आए हैं, मैं अपने सभी इन भाइयों को कहना चाहता हूं, ये मोदी सरकार है और मोदी की गारंटी वो है जो पूरा होने की गारंटी है। और हम लोग देश को आगे बढ़ाने में हिमाचल से भी एक बड़ा योगदान देंगे। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। पार्टी के अपने माननीय राष्ट्रीय महामंत्री अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। एमएलए सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर बीजेपी में शामिल हो गए। एक बहुत बड़ा झटका। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में आमोद राय जुड़ गए हैं। बड़ा झटका कांग्रेस को लग गया है, बीजेपी में शामिल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बीजेपी में आज 6 कांग्रेस के विधायक शामिल हुए हैं और इसके अलावा 3 इंडिपेंडेंट विधायक जो हिमाचल के थे, उन्होंने भी कल इस्तीफा दिया है। और बताया जा रहा है कि आज कल में उनकी भी ज्वाइनिंग होनी है। यानी हिमाचल से अब करीब 9 विधायक बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इन 6 सीटों पर जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, इस पर तो चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा भी कर दी है। वहाँ 2 जून को चुनाव होना है। लेकिन जो 3 विधायक इंडिपेंडेंट कल इस्तीफा दिए हैं, उनका
कब होगा, वहाँ कब चुनाव होगा, ये अभी तय होना बाकी है। उम्मीद की जा रही है कि उसके साथ ही 2 जून को चुनाव होगा 6 विधायकों का, तो 3 और विधायकों का चुनाव होगा, यानी कुल 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव हिमाचल में हो जाएगा। बीजेपी की संख्या 25 है अभी, और अगर ये 9 जीतते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबर हो जाएंगे। इसलिए बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि ये जो 9 विधायक हैं अब उनको किसी भी तरह से वहाँ जीत दिलाया जाए, उनको वहाँ लड़ाया जाए। ठीक है आमोद, नजर बना के रखिए। फिलहाल शुक्रिया इस बड़ी खबर के बारे में जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। केजरीवाल के जेल जाने के बाद आज पहली बार उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल सामने आई। सुनीता केजरीवाल ने आज अरविंद केजरीवाल का संदेश लोगों के लिए पढ़ा। इसमें खास बात ये रही कि जिस जगह पर बैठकर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, ठीक उसी तरह सुनीता ने भी आज अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ा। वही जगह, वही तरीका, वही अंदाज। तो क्या सुनीता केजरीवाल का आज का संदेश पढ़ना भविष्य का कोई राजनीतिक संदेश दे रहा है? ये सवाल अब अहम हो गया है। और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा अरविंद केजरीवाल का संदेश। ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। अरविंद केजरीवाल ने कहा अपने संदेश में ढेरों शक्तियां भारत को कमजोर कर रही हैं। ये केजरीवाल का संदेश था। इन शक्तियों को पहचानना और हराना है। ऐसी सलाखें नहीं बनी जो मुझे अंदर रख सके। ये कहना है अरविंद केजरीवाल का, जिस संदेश को सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। तो केजरीवाल का संदेश आप सुन रहे थे, उनकी पत्नी सुनीता ने सुनाया है। और साथ ही संदेश में यह भी कहा गया है केजरीवाल की ओर से कि मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। आगे वो कहते हैं, यह गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। ऐसी सलाखें नहीं बनी जो आपके भाई बेटे को अंदर रख सके। दिल्ली की जनता के नाम ये संदेश था अरविंद केजरीवाल का। आगे वो ये भी कहते हैं कि मैं जल्द बाहर आऊंगा और अपना वादा पूरा करूंगा। एक विनती है, मंदिर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। तो यही वो संदेश है जो आज अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा है। साथ ही सुनीता केजरीवाल के संदेश को लेकर संवाददाता जितेंद्र भाटी ने बात की सौरभ भारद्वाज से। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। सौरभ भारद्वाज हमारे साथ में बात करेंगे। सुनीता जी पहली बार पब्लिक डोमेन में आई है और अरविंद केजरीवाल जी का संदेश उन्होंने रखा है। इसके क्या मायने और क्या संदेश में निकाला? देखिए, अगर आप भाभी का ट्विटर हैंडल देखेंगे तो कई सालों से अरविंद जी के साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला के चलती हैं। कल भी उन्होंने एक ट्वीट किया था। और ऐसा नहीं है कि कोई साधारण महिला है, IRS रही हैं, अरविंद जी के साथ दुख में सुख में रही हैं। और एक परिवार का जब मुखिया चला जाता है तो उनकी पत्नी समाज से कुछ बात तो कहेगी। कल TV9 से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने यही कहा कि जो मेरा देश, मेरा कतरा है वो देश के लिए समर्पित है पूरा। और जब भाभी माइक पे आई तो उन्होंने कहा कि पूरा परिवार ही साथ है। आप ये देखिए, पूरा परिवार डेडिकेटेड है। तो जी, एक सवाल बार पूछा जाता है कि सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि अनुमति LG से लेनी पड़ेगी। LG से कैसे आपके रिश्ते हो, किसी छुपे हुए नहीं है? LG कौन होते हैं अनुमति देने वाले? LG कोई प्रिंसिपल नहीं है हमारे स्कूल के। LG कानून से बंधे हुए हैं। जेल मैनुअल के लिए LG कानून से बंधे हुए हैं। कानून सबसे ऊपर है। LG और हम दोनों कानून के अंदर है। आज भी आप यहाँ से मार्च निकालना चाह रहे थे, रुक गए? कोई बात नहीं। तो सौरभ भारद्वाज को आपने सुना और उन्होंने कहा है कि कल देखिए TV9 भारद्वाज से बात करते हुए खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो देश के लिए समर्पित है। तो आज उनकी परिवार की तरफ से भी कहा गया कि पूरा परिवार समर्पित है और इसी लाइन पर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। और देखिए, BRS नेता के कविता को लेकर बड़ी खबर है कि कविता की ईडी कस्टडी 3 दिन बढ़ गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 26 मार्च तक अब हिरासत बढ़ा दी है। ईडी ने के कविता की 5 दिनों की रिमांड मांगी थी। गवाहों से कविता का आमना सामना कराना है, ये जो आधार है वो ईडी की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में रखा गया। और इसके बाद अब 26 मार्च तक के कविता की हिरासत, ईडी में जो उनकी रिमांड है वो बढ़ा दी गई।
और के कविता पर आपको बताते हैं ईडी की दलीलें क्या सामने आई हैं। के कविता ने 100 करोड़ रिश्वत देने की साजिश रची है। कविता के बयानों को लेकर आमना सामना कराना है, ईडी की तरफ से कहा जा रहा है। मोबाइल डेटा एनालाइज किया जा रहा है, उससे भी कन्फ्रंट किया जाना बाकी है। 4 लोगों के बयान से के कविता को कन्फ्रंट करवाया है और मई 2023 की एफएसएल रिपोर्ट से भी कन्फ्रंट करवाया गया है। तो कुछ कन्फ्रंट करवाया गया है मोबाइल डेटा को लेकर और कुछ बाकी है, ईडी की तरफ से कहा जा रहा है। एक और बड़ी खबर, कोर्ट में पेशी के दौरान के कविता का बयान भी आया। के कविता ने कहा है कि गिरफ्तारी गैर कानूनी है, केस झूठा है, हम उससे लड़ रहे हैं। बाकी जो है Same thing that was 1 year back. It is a illegal arrest. We are going to fight it out. It is a political case. It is a fabricated case. It is a false case. We are fighting it out. There is nothing new. They are asking the same thing again and again. There is nothing new. फर्जी केस है, गलत केस है, इलीगल अरेस्ट है, हम कोर्ट में लड़ेंगे। डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री, इलेक्शन के पीछे पीछे इतने पॉलिटिशियन का क्यों हो रहा है? जनता को भी सोचनी चाहिए ना। मैम, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी दिल्ली के शहीदी पार्क में जुटी। ईडी की कार्रवाई को लेकर विपक्षी गठबंधन ने केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। सीएम अरविंद केजरीवाल की 6 दिनों की रिमांड के बाद आम आदमी पार्टी दूसरे दिन भी प्रदर्शन पर उतरी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता के बैनर पोस्टर के साथ शहीदी पार्क में इकट्ठा हुए और केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में नारेबाजी की। अरेस्ट करना, इस तरह से लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। भाजपा का नाश होगा, विनाश होगा। देखिए, अपने नेतृत्व का कमी तो खिलता है, लेकिन जनता इसका बदला लेगी। आम आदमी पार्टी के इस प्रोटेस्ट में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। केजरीवाल की गिरफ्तारी सियासी गलियारों में बहस का मुद्दा बन गई है, लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब इस कथित शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी का कोई नेता जेल गया है। इस घोटाले में ईडी अभी तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। और वहीं शहीदी पार्क में प्रदर्शन के लिए पहुंचे दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल एक सोच है और उन्हें उम्मीद है कि वो जल्दी बाहर आएंगे, जिसके बाद पार्टी और मजबूत होकर निकलेगी। मैंने ये पहले भी कहा है और लगातार हम ये कह रहे हैं, आप अरविंद केजरीवाल को कैद कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो सोच है, उनके जो विचार है, आप उसको कैद नहीं कर सकते। आप एक को अंदर डालेंगे, 10 जो है और मजबूत होकर बाहर निकलेंगे। ठीक है, ये बताइए कि जिस तरीके की कल हमने जिरा देखी है कोर्ट में, ईडी बहुत पुख्ता सबूत कोर्ट के पटल पे रख चुकी है। इससे पहले भी आपके 3 नेता जेल में ऑलरेडी बंद हैं। कहीं ना कहीं ये मन में डर या शंका पैदा कर रहा है कार्यकर्ताओं के और नेताओं के कि भविष्य पार्टी का क्या होगा। पार्टी जैसे लोहा तबके और मजबूत होकर निकलता है, उसी प्रकार से ये पार्टी और मजबूत होकर निकलेगी। तमाम जितने भी छापे मारे और जितनी भी रेड करी, उसमें क्या मिला, क्या सबूत मिले उनको, क्या उनसे रिकवरी हुई। और हमें पूरा यकीन है अरविंद केजरीवाल बेदाग हैं और हमेशा बेदाग रहेंगे और बेदाग होके बाहर निकलेंगे। तो अरविंद केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर है। रिमांड के दौरान उन्हें हर दिन निजी सचिव और पत्नी से मुलाकात की इजाजत भी दी गई है। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली। हालांकि 6 दिन की ईडी की रिमांड के दौरान कुछ राहत दी गई है। कोर्ट के आदेश में केजरीवाल को हर रोज आधे घंटे उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और निजी सचिव विभव कुमार से मिलने की इजाजत दी गई है।
अरविंद केजरीवाल की खराब सेहत को देखते हुए कोर्ट ने ईडी को आदेश दिया है कि वो डॉक्टर्स द्वारा सुझाई गई डाइट उन्हें मुहैया नहीं करवाते हैं तो उन्हें घर का खाना खाने की इजाजत है। रिमांड के दौरान अरविंद केजरीवाल से सीसीटीवी की निगरानी में पूछताछ होगी। इस बीच केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल करके उनकी सुरक्षा में लगे दिल्ली पुलिस के एसीपी AK सिंह को उनकी सुरक्षा से हटाने की मांग की है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें अदालत लाते समय उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। हालांकि आरोप है कि इससे पहले भी दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के साथ दुर्व्यवहार को लेकर शिकायत दर्ज की गई थी। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 28 मार्च के दोपहर 2 बजे तक अरविंद केजरीवाल को जांच एजेंसी को कोर्ट में पेश करना होगा। और तथा कथित शराब घोटाला मामले को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। आज एक बार फिर पार्टी के नेता और मंत्री आतिशी ने कई आरोप लगा दिए। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी सिंह ने कथाकथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सामने आई। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर घोटाला हुआ तो घोटाले का पैसा कहां गया। ऐसा कहा गया कि शराब खोर कारोबारियों को मुनाफा पहुंचा, बहुत ज्यादा मुनाफा पहुंचा, लेकिन अगर उन्हें मुनाफा पहुंचा तो उन्होंने किसको रिश्वत दी। उन्होंने कहा कि सीबीआई ईडी की जांच चल रही है। आज तक उनकी पार्टी के किसी भी नेता से 1 रुपए का मनी ट्रेल नहीं मिला। आज तक आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का, इस मनी ट्रेल का 1 रुपया भी नहीं मिला। और ये सवाल बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कोर्ट में पूछा और अपने आदेश में भी लिखा कि मनी ट्रेल कहां है। और केजरीवाल को रिमांड पर भेजे जाने के बाद सियासत जारी है। विपक्ष के नेताओं ने इसे चुनावी हथकंडा बताया है। सीएम केजरीवाल रिमांड पर हैं। इंडिया गठबंधन के घटक होने के नाते कई दलों के नेता केजरीवाल के साथ खड़े हैं। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने एक बार फिर केजरीवाल की गिरफ्तारी को गैर कानूनी और बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया। ये कौन सा संविधान आपने नया तरीके से लिखा है? आपने चोर छोड़कर सन्यासी को फांसी दिया है। राउत ने यह भी कहा कि केजरीवाल को जेल में डालकर उनकी पार्टी तोड़ना चाहते हैं, उनकी सरकार गिराना चाहते हैं। केजरीवाल जी के पास पूरा बहुमत है। अगर केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होने की कोई जरूरत नहीं। ये एक बड़ा संग्राम है, बड़ा महासंग्राम है। इधर समाजवादी पार्टी ने भी गठबंधन के नेताओं को चुनाव से रोकने की साजिश का आरोप लगाया। विपक्ष विहीन लोकतंत्र चाहती है। वो 2024 के चुनाव में विपक्ष को प्रचार भी नहीं करने देना चाहती है। सारे नेताओं को जेल में डाल देना चाहती है, खातों को फ्रीज कर देना चाहती है। वहीं इस बीच विपक्ष लगातार केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत बता रहा है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इसे लोकतंत्र की हत्या कहा है। जिस प्रकार से ये दो मुख्यमंत्री जेलों में बंद हैं, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। संवैधानिक पदों पर आने के बाद में, जनता से चुने हुए प्रतिनिधि के बाद में ऐसा कोई मर्डर कर दिया है या कोई ऐसा कोई क्राइम कर दिया है कि वो कोई भाग जाएगा या कोई प्रभावित कर देगा किसी को, आप बिना कोई प्रूफ के किसी ने गवाह दे दी और गवाह भी आपने दिलवाई है, ये क्या हो रहा है देश के अंदर, ये सब कुछ सोचना पड़ेगा। उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए और जरा सी भी उनके अंदर लज्जा बची है। वैसे तो उनके सामने लज्जा भी जो है वो निर्लज्जता भी उनके सामने लज्जित है, तो उनको तुरंत त्यागपत्र दे करके देना चाहिए। यह समय की आवश्यकता है। और वो हम जानते हैं कि उनका जिस प्रकार का चरित्र है, जिस तरीका का उनकी कार्यप्रणाली है, चिंतन है, कूट कूट करके कदम कदम पर बेईमानी और मक्कारी भरी हुई है। उनकी मक्कारी अब ठिकाने लग जाएगी। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है और इसको लेकर आज बीजेपी के नेता राजघाट भी पहुंचे और बापू की समाधि पर फूल चढ़ाए। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता महात्मा गांधी के स्मारक राजघाट पर पहुंचे। भजन गाकर अरविंद केजरीवाल के लिए सद्बुद्धि की मांग की और शराब घोटाले को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की।
खास बात यह है कि राजघाट पर बीजेपी नेता हर्षवर्धन भी नजर आए। दिल्ली से टिकट कटने के बाद हर्षवर्धन ने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया है, लेकिन आज राजघाट पर हर्षवर्धन बीजेपी की तरफ से महात्मा गांधी के स्मारक पर पहुंचे। दरअसल केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देश की सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल के तत्काल इस्तीफे की मांग की है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने संवाददाताओं से कहा कि आज दिल्ली का हर नागरिक संतुष्ट है और भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे मुख्यमंत्री को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने साफ कहा कि सीएम केजरीवाल जेल से ही सरकार को चलाएंगे। इस बीच बीजेपी नेताओं ने कहा है कि केजरीवाल ने दिल्ली को शराब नगरी बनाने की कोशिश की थी। केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई से इस कोशिश का अंत होता दिख रहा है। 6 साल का दिल्ली की जनता का संघर्ष ये अब न्याय की ओर जा रहा है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल के अंदर ही होना था। और दिल्ली की माता बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ, शराब का, नशे का जाल जो फैलाया गया, उसका न्याय होने का समय आ चुका है। उन्होंने दिया शराब, अध्यक्ष के साथ पौवा फ्री, उन्होंने दिया पिंक बार, उन्होंने दिया एक तरह से दिल्ली को शराब नगरी बनाने का पूरा एक ब्लूप्रिंट। 9 बार समन को इन्होंने पलटाया है। ये कहते थे मनीष तुम जेल जाओ, तुम भगत सिंह हो, तिलक लगाओ, माता पिता के पैर छुओ और हाथ हिलाते हुए जेल जाओ। परंतु जब अपनी बारी आई तो गिग्गी बह गई और तब कोर्ट को कहने लगे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जितने भी उसके मंत्री और उनके सांसद जो जेल में पड़े हैं सारे भ्रष्टाचारी हैं। कट्टर ईमानदार बताता था अपने आप को, मगर खुद भी एक भ्रष्टाचारी है। और आज वो उसे ईडी ने गिरफ्तार किया है और रिमांड पे है, उससे पूछताछ हो रही है और इसी खिलाफ में यहाँ पे धरना दिया जा रहा है। तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल के नाम एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उसने कई तंज कसे हैं। महाठग सुकेश चंद्रशेखर और केजरीवाल की तनातनी आप जानते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर एक बार फिर सुकेश ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा गया है कि हमेशा की तरह सत्य की जीत हुई है। ये नए भारत की शक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है, ये दिखाने के लिए कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। सुकेश ने केजरीवाल को संबोधित करते हुए तंज कसा है और कहा है कि कट्टर ईमानदार होने का आपका दावा जुमला और नाटक निकला। सुकेश ने कहा कि आपके बारे में एक बात सही है कि यहाँ राम राज है। आम आदमी पार्टी और उसके भ्रष्टाचार के कर्मों की सजा स्वयं भगवान श्री राम ने दी है। तिहाड़ क्लब में जल्द ही आपसे मुलाकात होगी मेरे भाई अरविंद केजरीवाल जी। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कहा है कि मैं आपकी गिरफ्तारी को अपनी गिरफ्तारी मानता हूं। आपके मंत्रिमंडल के अधिकतम सदस्य आपके तिहाड़ क्लब में होंगे। मैं बहुत खुश हूं कि मेरे 3 भाई अब तिहाड़ क्लब चलाने के लिए यहाँ होंगे। चेयरमैन बिग बॉस अरविंद केजरीवाल, सीईओ मनीष सिसोदिया और सीओओ सत्येंद्र जैन। सुकेश ने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए आपने कम से कम 10 अलग अलग घोटाले किए हैं। 10 घोटालों में दिल्ली के गरीब लोगों को लूटा। 4 घोटालों को मैंने खुद देखा और मेरे पास सबूत भी हैं और मैं सौदेबाजी नहीं करूंगा। मैं आपको पूरी तरह से बेनकाब कर दूंगा और यहां तक कि सरकारी गवाह भी बना दूंगा। और एक बड़ी खबर है, आम आदमी पार्टी के विधायक के ठिकाने पर आईटी की रेड पड़ी है। गुलाब सिंह के घर पर की गई है रेड। गुलाब सिंह पर टैक्स से जुड़ी अनियमितता के आरोप है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक के ठिकाने पर आईटी की रेड पड़ी है। आप विधायक गुलाब सिंह यादव के ठिकानों पर आज इनकम टैक्स की टीम छापेमारी के लिए पहुंची। टैक्स से जुड़ी कुछ अनियमितता पाए जाने पर इनकम टैक्स ने कार्रवाई की है। गुलाब सिंह यादव को 2016 में जबरन वसूली के एक कथित मामले में गिरफ्तार किया गया था। आप विधायक पर नगर निगम चुनाव में टिकट बेचने का भी आरोप लगा था, जिसके चलते उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं के गुस्से का भी सामना करना पड़ा था। कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की थी, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। 2022 में विधायक गोला ताजपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने पहुंचे थे, जहां पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगाकर उनके साथ मारपीट की गई। नवंबर 2022 में एसीबी ने गुलाब सिंह पर आरोप लगाया था कि एमएलए पार्षद की टिकट के लिए रिश्वत ले रहे हैं। दरअसल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से ईडी को सीएम अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की रिमांड मिलने के बाद इनकम टैक्स की टीम भी एक्शन मोड में आ गई है। दिल्ली के आप विधायक गुलाब सिंह यादव के घर पर आईटी ने छापेमारी की है। आप विधायक गुलाब सिंह के घुमनहेड़ा स्थित घर पर इनकम टैक्स की टीम सुबह 9 बजे पहुंची थी। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के करीबी से जुड़े कई ठिकानों पर आज सीबीआई ने छापेमारी की। ये कार्रवाई कैश फॉर क्वेरी के मामले में हुई है। महुआ मोइत्रा के करीबी के कोलकाता समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की गई।
गुरुवार को उनके खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया। दिल्ली से सीबीआई की एक टीम महुआ के पिता के दक्षिण कोलकाता के अलीपुर इलाके स्थित फ्लैट पहुंची। दरअसल लोकपाल ने पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में सीबीआई को महुआ मोइत्रा के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। लोकपाल ने सीबीआई को निर्देश दिया कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज कर जांच की जाए। इसके साथ ही लोकपाल ने जांच एजेंसी को 6 महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप लगे थे। जांच के बाद एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सौंपी थी। इस पूरे मामले की शुरुआत बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के आरोपों से हुई। निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए रियल एस्टेट कारोबारी हीरा नंदानी से रिश्वत लेने का आरोप लगाया था, जिसके बाद कमेटी की सिफारिश पर दिसंबर 2023 में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। और प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों के भूटान दौरे से आज लौट आए हैं। भूटान में प्रधानमंत्री का जहां शानदार स्वागत किया गया, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान को कई सौगातें दी हैं। तस्वीरें काफी खास हैं। पीएम मोदी हमेशा से पड़ोसी पहले की नीति पर जोर देते रहे हैं। पीएम मोदी अपनी नीति को एक बार फिर से चरितार्थ करते नजर आए। पीएम मोदी ने आज थिम्बू में ग्यालसुएन जेत्सुन पेमा वांगचुम मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। ये अस्पताल भारत सरकार की मदद से बनाया गया है। इस दौरान भूटान के स्वास्थ्य मंत्री लियोनपो टेंडिन वांगचुक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इस अस्पताल का उद्घाटन करना स्वास्थ्य मंत्रालय और भूटान के सभी लोगों के लिए सम्मान की बात है। अस्पताल में 150 बेड है, जो भूटान की सभी माताओं और बच्चों को समर्पित है। During the COVID, I think the Bhutan government and the people of Bhutan were fortunate to receive 150,000 doses of vaccines from the Maitri initiatives launched by government of India, and that has enhanced the friendship, and everyone remembers just now. It is very memorable. प्रधानमंत्री मोदी का भूटान दौरा कई मायने में काफी खास रहा। भूटान ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। वहीं भारत भूटान के बीच कई अहम समझौते भी हुए हैं। पीएम मोदी का भूटान दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब चीन भूटान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने एक बार फिर से ये दिखा दिया है कि पड़ोसी और छोटे देशों को लेकर भारत का रुख हमेशा से मैत्रीपूर्ण रहा है, न कि विस्तारवादी। वहीं भूटान ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्यूक गैल्पो से सम्मानित किया। आपने मुझे भूटान के सर्वोच्च राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया है। हर अवार्ड अपने आप में विशेष होता ही है, लेकिन जब किसी अन्य देश से अवार्ड मिलता है तो ये भरोसा मजबूत होता है कि हम दोनों देश सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह सम्मान मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत और 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। चुनाव प्रचार के दौरान ओम प्रकाश राजभर दावा कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को सेट कर दिया गया है, वो भी गब्बर सिंह वाले अंदाज में। राजभर का यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। लोग से बहुत बढ़िया जुगाड़ो बन गया है। सपा भी हारने के लिए कैंडिडेट घोषित कर 14 में लड़े भी थे। ठाकुर जी कितना मिला था? 1,35,000। उससे घटा देंगे, हम बढ़ाने नहीं देंगे। उससे बढ़ेगा नहीं, देख लीजिएगा। और बहुजन समाज पार्टी से भी प्रत्याशी तय करा दिए हैं। सपा की गले की फांस बना दिए। अब आप समझ गए होंगे। ओम प्रकाश राजभर इस वीडियो में देखे जा सकते हैं कि अपने कार्यकर्ता से गब्बर वाले अंदाज में पूछ रहे हैं कि पिछली बार कितना मिला था। 14 में लड़े भी थे। ठाकुर जी कितना मिला था? 1,35,000। साथ ही ओम प्रकाश राजभर इस बात की भी गारंटी दे रहे हैं कि यूपी में रिकॉर्ड तोड़ वोट से एनडीए उम्मीदवार को जिता दो।
मंत्री मैं बना दूंगा। सबसे ज्यादा वोट से जितवा दोगे तो हम मंत्री बना करके भेज देंगे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होने वाली है। बड़ी खबर है, पीएम मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे। शाम 7 बजे दिल्ली में होगी बीजेपी की बैठक। जल्द आ सकती है बीजेपी की 5वीं लिस्ट। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में आज शाम करीब 7 बजे होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक काफी अहम रहने वाली है। बैठक में यूपी, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान, केरल समेत कई राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। साथ ही बिहार से पार्टी उम्मीदवारों के नाम पर भी अंतिम फैसला हो सकता है। बीजेपी ने अभी तक 276 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। हालांकि इनमें से 2 चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं, लिहाजा अभी तक 274 उम्मीदवार हैं। बीजेपी की तरफ से जारी पहली सूची में 195, दूसरी में 72 और तीसरी में 9 उम्मीदवार शामिल हैं। चौथे लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई। चौथे लिस्ट में तमिलनाडु के लिए 14 नामों का ऐलान किया गया। आज बीजेपी की 5वीं लिस्ट सामने आ सकती है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ओडिशा के लिए अब नई रणनीति तैयार की जा सकती है, क्योंकि ओडिशा में बीजेपी अब अकेले चुनाव लड़ेगी। और वहीं बिहार की बात की जाए तो बिहार महागठबंधन में बिना सीट शेयरिंग के ही आरजेडी, सीपीआई और सीपीएम ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस अभी भी हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 2,69,000 से अधिक वोट पाकर दूसरे नंबर पर आने वाले जेएनयू के छात्र नेता कन्हैया कुमार के लिए इस बार कांग्रेस एक अदद सीट तलाश नहीं कर पाई है। राहुल गांधी की पदयात्रा में कन्हैया कुमार ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके बावजूद बेगूसराय से कन्हैया कुमार के चुनाव लड़ने का चैप्टर क्लोज हो गया है। सीट बंटवारे के मामले में कांग्रेस मूक दर्शक बनी हुई है, जबकि घटक दल आरजेडी और सीपीआई अपने प्रत्याशियों को या तो टिकट बांट रही है या उनके नाम की घोषणा की जा रही है। सीपीआई ने बेगूसराय से अवधेश राय के नाम का ऐलान किया है। सीपीएम ने खगड़िया सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी कई उम्मीदवारों को हरी झंडी दे चुके हैं। महागठबंधन में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने अभी तक बिहार से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। पार्टी अभी लालू की हरी झंडी का इंतजार कर रही है। कांग्रेस पप्पू यादव को पूर्णिया से और तारिक अनवर को कटिहार से लड़ाना चाहती है, लेकिन अभी भी कांग्रेस को ये सीटें नहीं दी गई हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि बिहार महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। और एक बहुत बड़ी खबर, पंजाब में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के बीच एक बार फिर से गठबंधन हो सकता है। हालांकि गठबंधन के लिए शिरोमणि अकाली दल की तरफ से कुछ शर्तें रखी गई हैं। खबरें हैं कि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच गठबंधन को लेकर लगातार बातचीत हो रही है। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। पीएम मोदी ने इस बार 400 पार का नारा दिया। ऐसे में एनडीए लगातार अपने कुनबे को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि अकाली दल ने बीजेपी के सामने गठबंधन के लिए कुछ शर्तें रखी हैं, जिसमें एनएसए कानून को खत्म करना, बंदी सिखों की रिहाई, अटारी बॉर्डर को व्यापार के लिए खोलना, किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए किसानों को एमएसपी की खरीद की गारंटी देना, हरियाणा के लिए अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाकर एसजीपीसी के अधिकारों को तोड़ने का प्रयास रोकने शामिल है। अगर देखें तो शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी पुराने साथी रहे। लंबे समय तक शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी ने पंजाब में मिलकर चुनाव लड़ा है, लेकिन सितंबर 2020 में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था और एनडीए से अलग हो गया था। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल ने किसानों के समर्थन में मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। और सोमालिया के 35 समुद्री लुटेरों को लेकर युद्धपोत आईएनएस कोलकाता आज सुबह मुंबई पहुंचा। इसके बाद इन सभी समुद्री लुटेरों को मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया। सोमालिया के लुटेरों के खिलाफ ऑपरेशन संकल्प के तहत कार्रवाई की गई थी। भारतीय नौसेना के जहाजों को अरब सागर और अदन की खाड़ी में तैनात किया गया है, जिससे क्षेत्रों से गुजरने वाले नाविकों और मालवाहक पोतों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसी ऑपरेशन में भारतीय नौसेना ने समुद्री डाकुओं को पकड़ा है। 15 मार्च को 40 घंटे से ज्यादा समय तक चले ऑपरेशन में आईएनएस कोलकाता ने यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम से इनपुट के आधार पर अरब सागर में समुद्री डाकुओं के जहाज को रोक दिया था। इसके बाद 15 मार्च की सुबह आईएनएस कोलकाता ने समुद्री डाकू के जहाज पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। समुद्री लुटेरों के जहाज ने आईएनएस कोलकाता को देखते ही अपना रास्ता बदल दिया और सोमाली तट की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन भारतीय नौसेना के आगे इन डाकुओं की एक नहीं चली। भारतीय सेना की कार्रवाई के सामने जहाज पर सवार सभी समुद्री डाकुओं ने घुटने टेकते हुए सरेंडर कर दिया, जिसके बाद 35 समुद्री लुटेरों
और 17 चालक दल के सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया और भारतीय नौसेना के जहाज को भेज दिया गया। और एक बड़ी खबर, भारतीय नौसेना के ऑपरेशन पर बोले नेवी चीफ। 10 साल में पहली बार इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। हरि कुमार ने कहा 2011 में भी पकड़े गए थे सोमालिया के लुटेरे। मर्चेंट शिप को कैप्चर करने का था प्लान। ये पिछले 10 साल में दिस इज द लार्जेस्ट ऑपरेशन वेयर वी हैव गॉट अबाउट 35 सोमाली पायरेट्स। बहुत पहले हो चुका है क्योंकि 2011 में या उससे पहले भी वी हैव कैप्चर्ड पायरेट्स एंड वी हैव ब्रॉट देम टू ट्रायल इन भारत। So, but in the last about 10 years or so, ये पहली बार ये हो रहा है, and because as I said, piracy had reduced considerably and it had almost stopped. So that is why this was an important operation where we have been searching for the mothership. तो इनका ये modus operandi है कि they will first capture a merchant ship, उसको सोमालिया ले जाएंगे, फिर उसी के ऊपर they put more pirates and they get stored with food, water, fuel and all, and then they keep the crew on board while they are negotiating for a ransom, etc. And then they use this ship as a mothership to come out and do piracy attacks on the other vessels which transit through that area.